दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम मुश्किल बात में होते हैं तो हमारी बॉडी अकड़ जाती है या किसी स्ट्रेसफुल प्रेजेंटेशन से पहले पेट में अजीब सा होने लग जाता है या किसी बहस के बाद जो है सर दर्द हो जाता है। ये सब ऐसे नहीं होता। ये आपके शरीर का तरीका है आपसे बात करने का। जब आपका दिमाग किसी इमोशंस परेशानी को मान रहा होता है तब ये चीजें होती हैं। आजकल की दुनिया में हम अपनी फीलिंग्स को दबाना बहुत अच्छे तरीके से जान गए और उसमें एडवांस हो गए। हमें लगता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन हमारा शरीर ये सब चीजें याद रखता है, चाहे हम उसको छुपाएं। जो इमोशनल दर्द हम महसूस करते हैं उसे अगर हम अनदेखा करें तो हमारा शरीर उसे फिजिकल लक्षणों में बदल देता है और बाद में यही सब बीमारी बन जाती है। देखिए, ये टेक्सास यही बताता है कि हमारे किसी जिंदगी के अनुभव हमारी सेहत पर असर डालते हैं। बचपन के अनुभव कैसे रहे, रिश्तेदारों के तरीके कैसे रहे, हमारा रिलेशनशिप कैसे रहा, इमोशनल से टिपट मतलब ये चीजें स्टाइल ये हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। ये रिसर्च बताती है कि कैसे किस तरह से पर्सनालिटी वाले कुछ लोगों को खास तरह की बीमारियां होती हैं। ये भी बताया गया कि अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम से वो कमजोर हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप इमोशंस को समझ सकते हैं तो आप ठीक होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। जब आप अपने दिमाग और शरीर के बीच के रास्ते को समझ जाते हैं तो आप अपने स्ट्रेस पैटर्न को पहचान सकते हैं। आप अपने शरीर के संगतों का सम्मान करना सीख जाते हैं और खुद और दूसरों से बेहतर रिश्ता बना पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो आपको उन इमोशनल परेशानियों को समझना होगा जो बीमारियों की जड़ है। अब चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जिसका नाम है द साइलेंट लैंग्वेज, हाउ बॉडीज एक्सप्रेस व्हाट माइंड कैन नॉट। देखिए, ये कहानी एक डॉक्टर की और एक मरीज मेरी के बारे में है। मेरी की उम्र 40 साल की थी। उनका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था। 8 साल से वह डॉक्टर की मरीज थी और उन्हें एक अजीब बीमारी हो गई थी। उनकी उंगली में एक सुई चुभने से एक घाव बन गया था जो कई महीनों तक ठीक भी नहीं हुआ। पता चला कि उन्हें रेनेट्स फिनोमिनन नाम की एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और शरीर के हिस्सों तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इलाज के बावजूद उनका घाव और बिगड़ता गया। आखिर में उन्हें दर्द से छुटकारा पाने के लिए उंगली कटवानी पड़ी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मेरी की जल्द ही स्क्लेरोडर्मा नाम की एक और ऑटो इम्यून बीमारी हो गई। इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम ही शरीर पर हमला करने लग जाता है, जिसमें स्किन और शरीर के अंदरूनी सख्त अंग जो है वो सख्त होने लगते हैं। डॉक्टर सिर्फ उनके शारीरिक लक्षणों का इलाज कर रहे थे, दवाइयाँ, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। उन्होंने ये किसी और विशेषज्ञ ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी के पुराने अनुभव उनकी बीमारी की वजह हो सकते हैं। एक दिन डॉक्टर ने मेरी को अपनी जिंदगी के बारे में बताने को कहा। मेरी ने जो बताया वह तो बहुत ही चौंकने वाला था और वो चौंक भी गए। उनके शांत स्वभाव के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे और इमोशंस थे। बचपन में मेरी के साथ दुर्प्रभाव हुआ था। उनके साथ छेड़छाड़ हो गई थी और उन्हें जो है अनाथालयों में रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब वे 7 साल की थी तो वो अपनी छोटी बहनों के साथ अटारिका में छुप कर रहती थी, जबकि उनके माता पिता नीचे लड़ते रहते थे। मैं हर समय बहुत डरी हुई रहती थी, उन्होंने कहा। लेकिन 7 साल की उम्र में मुझे अपनी बहनों को बचाना था और मुझे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। ये सारी बातें उन्होंने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। तो मेरी ने कहा कि वे कभी किसी को ना नहीं कह पाती और हमेशा दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। अपनी गंभीर बीमारी के दौरान भी अपने पति और बच्चों की चिंता में रहती हैं। क्या स्क्लेरोडर्मा उनकी बॉडी का तरीका था? क्या हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाला आदत को छोड़ने का? शायद उनकी बॉडी वही कर रही थी जो उनका दिमाग नहीं कर पा रहा था, खुद को दूसरों को खुद के ऊपर रखने की इस आदत को छोड़ना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शारीरिक लक्षण अक्सर ये बताते हैं कि जिन्हें हमारा दिमाग दबाने के लिए सिखाया गया। अगर हम सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय अपने शरीर की बात सुनेंगे तो हम उन इमोशंस पैटर्न को पहचान सकते हैं जो बीमारी की जड़ में है। सही मायने में ठीक होने की राह पर चल सकते हैं। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जिसका चाइल्ड्स पैटर्न, द ओरिजिन ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसेस।
यह चैप्टर बताता है कि कैसे बचपन की आदतें और अनुभव हमारे बड़े होने पर बीमारी की वजह बन सकते हैं, खासकर हम दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। देखिए गीला, जो 51 साल की महिला जिसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, उन्होंने मुझसे मैकडॉनल्ड से मिलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा घर पर मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरा घर कैसा दिखेगा। उन्हें घर हमेशा साफ-सुथरा चाहिए था और परफेक्शंस की आदत सिर्फ घर की सीमित ही नहीं। 21 साल की उम्र में उन्हें पॉलीमोराइटिस नाम की बीमारी हो गई, जो बाद में रोमेटॉइड अर्थराइटिस में बदल गई। उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने कहा चलती-फिरती लाश कहा था, पर और तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया था। उनकी सांस लेने वाली मांसपेशियां इतनी कमजोर थी कि लैंग्स के टेस्ट से सुई बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। फिर भी गिला को अपनी बीमारी की गंभीरता का एहसास नहीं था। वह कहती हैं कि मैं व्यस्त थी, मेरे 2 बच्चे थे और उनके पीछे भागती रहती थी। बीमारी का पता लगने के बाद गीला पोस्ट ऑफिस में रात की शिफ्ट में काम करती थी और सिर्फ 4 घंटे सोती थी। उनके पति शहर में बाहर काम करते थे, वह अकेले 2 बच्चों की देखभाल करती थी। वे अपने नए घर के लिए ओवर टाइम भी करती थी। वीकेंड पर अपने बच्चों को पियानो, डांस, स्पोर्ट क्लासेस के लिए ले जाती थी। इसके अलावा वह अपने पड़ोसी के लिए एक बहुत ही साफ सुथरी बगीचा भी रखती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी प्रॉपर्टी की कीमत कम ना हो जाए। दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने की आदत गिला को अपने बचपन से मिली थी, जो फिलीपींस में गुजरा था। 8 भाई-बहन में सबसे बड़ी होने के कारण वह अपने परिवार की देखभाल करने वाली बन गई। उनके माता-पिता उन बहुत ही आलोचना करते थे और गलती होने पर उन्हें मारा भी जाता था। वे बताती थी कि मुझे अस्थमा था और जब भी मुझे मार पड़ती मेरा अस्थमा दोहरा पड़ जाता, और जब भी मुझे अस्थमा होता तो मेरी माँ कहती थी, "यह भगवान की सज़ा है क्योंकि तुम बुरी हो, तुमने इतना काम नहीं किया, तुमने जवाब दिया।" इस वजह से गिला ने अपनी ज़रूरतों और अनुभव को दबाना सीख लिया और वो परफेक्शंस के पीछे भागने लगी। शोध से ये भी साबित हो चुका है कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों वाले लोगों को कुछ खास आदतें होती हैं। परफेक्शंस, अपने गुस्से को दबाना, अपनी दुश्मनी को नकारना और खुद को हमेशा कम समझना। ये आदतें बचपन में मुश्किलों का सामना करने के लिए सीखी गई थी और कई बार-बार दोहराने से ये पक्की हो गई थी। अमेरिका की आर्थराइटिस फाउंडेशन ने पाया कि अलग-अलग बैकग्राउंड होने के बावजूद इन मरीजों में कुछ सामान्य आदतें थी, जैसे कि झूठी आज़ादी या बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता, ठीक वैसे ही आदतें जो गिला में थी। जब आप अपनी दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने की आदतें सीखें, तो सोचें कि क्या वाक़ई आपके लिए अच्छी हैं या सिर्फ़ बचपन में गिली मिली आदतें हैं। दूसरों की देखभाल करने के लिए खुद को अनदेखा या दुख में न डालें, बल्कि ये मुश्किल हालात में अपने बचपन को एक तरीका है जिसके अब शायद आपको ज़रूरत ही नहीं। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये मान जाते हैं कि आपकी ज़रूरतें भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और की। चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, हाउ ट्रॉमा बिकम सेलुलर मेमोरी। इस चैप्टर में ब्रूस लिंकटन नाम के एक साइंटिस्ट की सोच के बारे में बताया गया है, जो कहते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी का कारण सिर्फ हमारे जीन्स ही नहीं है होते, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी होती हैं। ये बताते हैं कि कोशिका का दिमाग उनके केंद्र न्यूक्लियस में नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। झिल्ली बाहर के माहौल को महसूस करती है और उसके हिसाब से काम करती है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग शरीर के लिए करता है। ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पुराने आत्म आत्म नकारात्मक इमोशनल ट्रॉमा हमारे शरीर की कोशिकाओं में कैसे जमा हो जाते हैं। हमारी कोशिकाओं की झिल्ली में लाखों रिसेप्टर होते हैं जो बाहर के संदेशों को देखते हैं और सुनते हैं। अगर बचपन से ही हमें लगता है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है, तो हमारा नर्वस सिस्टम और शरीर के दूसरे सिस्टम बार-बार ये संदेश पाते हैं कि दुनिया खतरनाक है। ये भावनाएं हमारे शरीर के मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रोग्राम हो जाती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जब हम जिसकी बात कर देते हैं। देखिए आइरिस को 42 साल की उम्र में ल्यूपस नाम की बीमारी हुई। उनका मानना था कि उन्हें मजबूत बनना है। बचपन में उनके पिता जो है बहुत कड़क थे और उनकी माता भावनात्मक रूप में रहती थी। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर होने का तरीका अपना लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या शरीर ना कह रहा है,
जब दिमाग नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि तुम काफी मजबूत नहीं हो। ये उनकी बचपन की लाचारी का नतीजा था जो उनके शरीर में बैठ गया था। सुजुको, जो 21 साल की उम्र में रोमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, उनका मानना था कि गुस्सा करना सही नहीं है। उनकी आज़ादी भी अच्छी नहीं थी। उन्हें पति उन्हें थके होने पर डांटते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। एलन को एसोफेगस कैंसर हुआ। इसका मानना था कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे लोगों को पसंद करने के लिए अपना गुस्सा दबा देते थे। ये सभी अनकॉन्शियस बिलीफ जानबूझकर चुने गए, बल्कि ये बचपन के माहौल के हिसाब से शरीर के बचाव के लिए बन गए थे। ये विश्वास हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, जिससे ये हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते हैं और हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। डॉक्टर लिप्टस बताते हैं कि हमारी कोशिकाएं या जो बचाव की मुद्रा में हो सकती हैं, विकास को मुद्रित में, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। जब हम बचपन की प्रोग्रामिंग के कारण हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते हैं, तो हमारा शरीर ठीक होने और बढ़ने के बजाय अपनी ऊर्जा को बचाव में लगा देता है। अच्छी बात यह है कि ये सब बदला जा सकता है। हमें अपने अचेतन विश्वासों और बचपन के अनुभव को समझना होगा, जिन्होंने उन्हें बताया कि ऐसा करने से हम अपनी सेलुलर मेमोरीज को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका मतलब अपने माता पिता या खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा शरीर कैसे उस माहौल को ढाला और अपने नए पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं जो हमारे शरीर को और स्वस्थ बना सकते हैं। चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द स्ट्रेस रिस्पॉन्स व्हेन साइकोलॉजी मिरर साइकोलॉजी। ओके, देखिए ये चैप्टर बताते हैं कैसा हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर उसे अलग अलग बीमारियों के रूप में दिखाता है। पेट्रिसिया नाम की महिला को पेट में लगातार दर्द हो रहता था। 28 साल की उम्र में उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, लेकिन दर्द फिर भी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर ने उनके दर्द को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि बिना गॉल ब्लैडर के दर्द नहीं हो सकता। काफी समय के बाद हेरिटेबल बोवल सिंड्रोम नाम की बीमारी हुई। ये एक ऐसा फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में कई कई खराबी नहीं दिखती, लेकिन लक्षण होते हैं। डॉक्टर भाषा में फंक्शनल का मतलब अक्सर दिमाग का वहम होता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। फियोना की कहानी भी ऐसी थी। गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद भी उन्हें पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। सारे टेस्ट नॉर्मल आए, डॉक्टर ने आईबीएस बता दिया। हॉस्पिटल में नर्सों ने उन्होंने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि सिर्फ ध्यान और दर्द की दवा चाहती हैं। अब साइंस की मदद से हमें पता चला है कि इन बीमारियों की असली वजह क्या है। यह सिर्फ पेट की समस्या नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम्स के काम करने का तरीका से जुड़ी है। जब आईबीएस के मरीजों के पेट में गैस बनती है तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनात्मक यादों को रखता है। ये बताता है कि हमारा दिमाग दर्द को भावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा है। जिन लोगों को लगातार स्ट्रेस रहता है, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा खतरे के लिए तैयार रहता है। हमारे पेट में लगभग 10 करोड़ नसें होती हैं, जो अकेले छोटी आंतों में हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में मौजूद नसों के बराबर होती हैं। लाइस देखिए, ये नसें भावनाओं से प्रभावित होती है, जिससे मांसपेशियों में सिकुड़न और खून के बहाव में बदलता होता है। जब हमें बार बार कहीं इमोशनल स्ट्रेस होता है तो ये नसें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। इसके बाद पेट में थोड़ी सी भी गैस या सिंचाव होने पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस कहानी का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको पेट की समस्या है, कोई ऐसा दर्द है जिसका कारण समझ नहीं आ रहा है, तो ये आपके शरीर का तरीका हो सकता है आपके इमोशनल स्ट्रेस को बाहर निकालने का। ये दर्द काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये एक असली शारीरिक परेशानी है जो एक बहुत ज्यादा अलर्ट नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है। ये बात को समझने से आप अपनी बीमारी का इलाज सिर्फ दवा या सर्जरी से नहीं, बल्कि अपनी इमोशनल्स को समझकर भी कर सकते हैं। चैप्टर 5, द 7 हीलिंग रिकॉलिंग इमोशनल्स कॉम्पिटेंस। ये चैप्टर एक लेखिका हैरिएट की कहानी बताता है। उन्हें 50 साल की उम्र मेलोनेमा, एक तरह का जो है कैंसर हो गया था। उन्होंने मेडिकल इलाज के साथ साथ गहरी थेरेपी भी दी, जिससे उनकी बीमारी ठो गई। उनकी कहानी से हमें पता चलता है कि भावनात्मक क्षमता मतलब इमोशनल कॉम्पिटेंस को सुधारने में कैसे हम ठीक होने में मदद पा सकते हैं।
हैरियट की शुरुआत में मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे मेक्सिको में वैकल्पिक इलाज के लिए गईं। बाद में उन्हें एक डॉक्टर मिला जिन्हें बताया कि भावनात्मक आदतें इस बीमारी की वजह हो सकती हैं। डॉक्टर ने सर्जरी के साथ-साथ थेरेपी भी सलाह दी। 6 महीने की थेरेपी और सर्जरी के बाद उन्हें सर्जरी ये देखना हैरान हो गए कि जहाँ पहले कैंसर था, वे सिर्फ बहुत खराब टिश्यू ही बचे थे। थेरेपी के दौरान हैरियट ने अपने बचपन के सदमे ट्रॉमा को समझा, जिसने उनकी भावनात्मक आत्मा को बनाया। वे छोटी थी, उनकी माँ का निधन हो गया था, उनके पिता दूसरी शादी कर ली थी, उनकी सौतेली माँ बहुत क्रूर थी, उन्हें बच्चों को एक क्वांटम में भेज देगा। हैरियट याद करती है वे अपनी बहनों को साथ अपनी सौतेली माँ के कमरे में बाहर खड़े होकर मम्मी कहने की हिम्मत जुटाती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। उन्होंने कहा, हमें लगा कि हम कुछ मांग नहीं सकते। मैंने मैंने सीखा कि जरूरत तो चाहत नहीं रखनी, कुछ पूछना नहीं क्योंकि वो मिलेगा नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इसी वजह से हैरियट ने अपनी भावनात्मक से दूर खुद को दूर कर लिया। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि बचने के लिए भावनात्मक को महसूस करना बंद करना का एक तरीका है। इस वजह से उन्होंने रिश्ते ऐसे लोगों के साथ बनाए जो उन्हें प्यार देने के बजाय उनका फायदा उठाते थे। हैरियट की हीलिंग में उन्होंने अपनी भावनात्मक क्षमता को फिर से पाया, जिसे हीलिंग के साथ ए 7 एज हीलिंग कहा जाता है। एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, चीजों को बिना हार माने स्वीकार करना। अवेयरनेस जागरूकता, अपनी भावनाओं को सही तरीके से पहचानना। एंगर गुस्सा, गुस्से को एक स्वास्थ्य तरीके से महसूस करना हमें ताकत और शांति देता है। एटोनॉमी स्वास्थ्य, जो अपनी जीवन नियंत्रण करने हाथ में लेना। अटैचमेंट जुड़ाव, अपने दूसरों से अच्छा स्वास्थ्य रिश्ते बनाना। असर असर्शन आत्मविश्वास, खुद को दुनिया को ये जताना कि आप जैसे हैं वैसे ही सही है। अफर्मेशन, जीवन में अच्छी और मूल्यवान चीजों की तरफ बढ़ना। ये सातों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है और इन्हें क्रम में करना जरूरी नहीं। यह हमें भावनाओं को एक नए नजरिए में देखने में मदद करती है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो स्वस्थ तरीके का गुस्सा महसूस करते हैं, खुद पर नियंत्रण पाते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों इस तरह से ठीक होने का एक रास्ता बनाते हैं। चैप्टर 6, फैमिली सिस्टम, हाउ स्ट्रेस ट्रेवल थ्रू जनरेशंस। देखिए, ये चैप्टर बताते हैं कि हमारे शरीर की जो बीमारियां सिर्फ हमारी कहानी नहीं होती, बल्कि हमारे परिवार की पुरानी पीढ़ियों की कहानियों का भी हिस्सा होती है। कैटलिन, एक 42 साल की महिला, अपनी बीमारी स्क्लेरोडर्मा का पता चलते ही कि 1 साल बाद ही मर गईं। वो अपनी दयालुता और दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए जानी जाती थी। अपनी मौत से कुछ समय पहले ही जब जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने अपनी तकलीफ की जगह मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। मेरे दुख के साथ मेरे दुख में मेरा साथ दिया। उन्हें पति रैंडी ने कैटलीन की कुछ आदतें बताई। वह हमेशा खुशमिजाज रहती हैं, चाहे वे बीमार हो या ठीक। वह अपनी भावनाओं को, खासकर गुस्से को, अंदर की दबा देती। तो बात ऐसी थी कि उनके बारे में वे कभी बात नहीं करती, जिनकी वह बीमारी और उनका बचपन। कैटलीन की के पिता बहुत ही सख्त और मानने वाले इंसान थे, जो हमेशा उनकी आलोचना करते। रैंडी ने बताया, मुझे लगता था कि उन्हें लगता है कि जब वे पैदा हुई तो वो एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन गई। लेकिन ये सब चीजें चलता रहा। बहुत जल्दी में पैदा हुई थी और उनके माता पिता उन्हें नहीं चाहते थे। यह एहसास इतना गहरा था कि कैटलिन ने एक बार अपने डॉक्टर को लिखे एक खत में बताया कि वह गर्भपात कानूनी होता है तो शायद उन्हें गर्भपात हो गया होता। इतनी बीमारी के खातिर दोनों में इतनी घटना उनकी भावनात्मक को कमी को दिखाया। रैंडी ने रोते हुए बताया कि एक बार हम रसोई में बैठे, वे सारी दवाइयां लेने के परेशान थी, बहुत दुखी थी। अचानक वे टूट फूट कर रोने लगी और बोली, काश मेरी एक माँ होती, जबकि उसकी माँ बहुत दूर रहती थी। तभी एक हाउसकीपर जो घर साफ सफाई था, उसने कैंटो को गले लगा दिया। रैंडी ने कहा, ये कितनी शर्म की बात है। जिस इंसान को मुश्किल से जानती है वह अपनी माँ से ज्यादा हमदर्दी रखती है। इस कहानी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अपने परिवार का एक राज थी। उन्हें हमेशा बताया गया था कि उनकी माँ के पिता यानी उनके नाना की मौत 7 साल
की उम्र में हो गई थी। असलियत में वो अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे और बाद में उनकी नानी का तलाक ले लिया था। कैल्टिन ने भाई ने बताया कि अपनी माँ से उनके पिता के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा यही कहा वे 7 साल की उम्र में दिल के दौरे पड़ने से मर गए थे। हमारी नानी ने भी यही बताया कि उन्होंने कहा हमारे परिवार में मुश्किल मुद्रा के बारे में बात नहीं की जाती, उन्हें छुपाया जाता है। ये पारिवारिक इतिहास बताता है कि कैसे पीढ़ियों में तनाव उसकी पीढ़ियों दूसरी पीढ़ियों में चला आता है। डॉक्टर मेरे बेवे ने डिफरेंशिएशंस कहता है कि इसका मतलब है कि आप दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हुए भी अपनी भावनात्मक को नियंत्रण कर पाते हैं। कैल्टिन ने अपने परिवार में एक ऐसे भूमिका भी दी जो उनकी बीमारी पीढ़ी से चली आ रही थी। उनकी माँ को बचपन से प्यार नहीं मिला, उनके जो है पिता बहुत सख्त थे और बचपन में बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग करते, गुस्सैल थे। जब आप अपनी खुद की सेहत की समस्याओं के बारे में सोचें, तो ये भी देखें कि वे सिर्फ़ आपकी अपने सोच का नतीजा नहीं, बल्कि आपके परिवार की पीढ़ी से चली आ रही आदतों का भी हिस्सा हो सकती है। ये हमें ये समझाने की मदद करता है कि भावनात्मक दमन, दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों को कुर्बान करने जैसे आदतें मुश्किल हालात में बचने के लिए पीढ़ियों को अपनाई की गई होती हैं। यह दृष्टिकोण हमें दूसरों को दोस्त लगने की जगह दयालु बनने को प्रेरित करती है। 7वां चैप्टर लास्ट चैप्टर है द पावर ऑफ बाउंड्रीज से नो फॉर बेटर हेल्थ। ये चैप्टर बताते हैं कि कैसे अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने और हमेशा हाँ कहने की आदत हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है। जो 44 साल की प्रोफेसर है ने पाया कि जब भी हम खुद पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ता है। ये वे कहती हैं मुझे लगता है कि जब मुझे अस्थमा का अटैक आया मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया। मैं सोचती हूँ कि ये सब कर सकती हूँ लेकिन मेरा शरीर कहता है नहीं कर सकती। लगभग 10 साल तक जोएज अपने डिपार्टमेंट में अकेली महिला फैक्ट्री थी। उन्होंने खुद को साबित करना था क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में किसी महिला के परमानेंट जॉब नहीं दी गई। इस दबाव की वजह से किसी भी काम के लिए ना नहीं कह पाती। वह कहती मेरे लिए ना कहने का मतलब होता एक खालीपन जिससे मैं डरती थी। मुझे कुछ सिर्फ खालीपन का भरना था, इसलिए मैं हाँ कहती थी। हाल ही में जोएज का अस्थमा बढ़ गया और उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बीमारी उन्हें ना कहना सीख रही है। वह कहती है मेरी बीमारी मुझे ना कहने के लिए मजबूर कर रही है। मुझे बाल्टीमोर जाना है और मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती। मैंने कई बार ऐसा किया, मैंने कुछ चीज़ें ये कहकर रद्द कर दी मुझे अस्थमा का अटैक आया है इसलिए नहीं मैं नहीं कर सकती। मैं अभी भी किसी चीज़ के पीछे छिप रही हूँ। मैं बस ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। अस्थमा में फैक्ट्रियों की छोटी हवा की नलियाँ एयरवेज सिकुड़ जाती है जिसमें सूजन आ जाती है। इस बीमारी की भावनाएँ, नए इम्यून सिस्टम्स और हार्मोन शामिल हो सकते हैं। गुस्सा, स्ट्रेस जैसी भावनाएँ भी इन हवा की नालियों की संकर कर देती है। हाल ही में जोएज को अस्थमा का अटैक तब आया जब एक पारिवारिक समारोह में बड़े भाई ने उन पर हमला किया, जिससे उनके बचपन की भावनाएं फिर से जाग गई। वे बताते हैं कि जब मैं छोटी थी तो हमेशा अपने पिता और भाई के गुस्से से डरती रहती। मुझे मारा तो कभी नहीं गया लेकिन मेरे परिवार में गुस्सा इतना था कि मुझे बहुत डर लगता था। ना कहने का ताकत असल में अपनी सिवाय बाउंड्रीज तय करने की है। ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सीमाएं बताती है कि हम कौन हैं। जॉय जो शायद के लिए ना कहना सीखना खुद के लिए देखभाल का बहुत बड़ा काम हो सकता था। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए बाहर की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों सीमाओं को लगातार नज़रअंदाज करते हैं तो आपका शरीर इसका विरोध करता है। वह आपको मजबूर करता है कि अपनी सीमाएं तय करें जो आपका दिमाग नहीं पकड़ पा रहा था। जब आप बीमारियों को सहारा लेने के बजाय सीधे ना कहने के सीख जाते हैं तो आप अपनी सेहत और आज़ादी को वापस पाते हैं। सीमाएं तय करना स्वाभाविक नहीं बल्कि ये दूसरों की सच्ची मदद लेने देने के लिए ज़रूरी है। जब आप थकान या डर के कारण कुछ देते हैं तो इसमें मन में गुस्सा और बीमारी पैदा होती है। सबसे ज़्यादा देने वाले लोग वो होते हैं जो अपनी सीमाओं को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वे इसलिए देते हैं क्योंकि वे देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें देना ही है। जब वे हाँ कहते हैं तो उस हाँ का मतलब होता है
कि वे जानते हैं कि वे ना भी कह सकते हैं। दोस्तों ये एक बुक है, तो आप आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना इस बुक में। अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है, दूसरी बुक किस पे चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।